Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोग अभी स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में। और इस स्कैटरिंग फिनोमिना में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया। पार्शियल वेव एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसी ऑर्डर में मैंने आपको समझा दिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली मैं आपको बताने वाला था कि क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इस यूनिट के ना स्कैटरिंग यूनिट के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जो पहला आपका पार्ट है वो है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। अब इस मेथड से ना दो तरह के सवाल बन जाते हैं कभी कभी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इस वाले पार्ट से कि वो आपसे पूछता है कि जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड प्रूव दैट द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज द स्क्वायर ऑफ द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि एक्सप्लेन पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड एंड deduce द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों सवालों में से एक ना एक सवाल हमेशा आपके एग्जाम में आता है। अब वो कितने नंबर का आता है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो दूसरा आपका पार्ट है और जो दूसरा सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो बनता है ऑप्टिकल थ्योरम क्या होती है, ऑप्टिकल थ्योरम को प्रूफ करिए। तो मैंने ऑप्टिकल थ्योरम लास्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाई थी बट शायद साउंड नहीं आया था, तो वो आप लोग शायद समझ नहीं पाए होंगे ऑप्टिकल थ्योरम क्या होती है। बट मैं उसको भी बहुत जल्दी जल्दी आज वाली क्लास में बहुत ब्रीफली समझा दूंगा, ताकि आप लोगों ने उसको लिख तो लिया ही होगा जो मैंने लिखवाया था, उसको केवल आपको समझाना है तो मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो इम्पोर्टेंट है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल थ्योरम। तो एक तो या तो ये सवाल आ सकता है या फिर ब्राइट विग्नर फॉर्मूला, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला ये सवाल आता है। ठीक है ना, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला ये सवाल आता है आपके एग्जाम में। तो इन दोनों में से एक सवाल हमेशा आता है। तो ये दूसरा पार्ट है इस यूनिट का जहां से एक सवाल आपका हमेशा आता है। इसके बाद एक और पोर्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड की एप्लीकेशंस। तो तीन एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, और उन तीनों एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन हमेशा आपके एग्जाम में आती है। तो ये तीसरा पोर्शन है और ये तीसरा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बनता है। तो पहला प्रश्न इन दोनों में से एक आएगा, दूसरा प्रश्न इन दोनों में से एक आएगा, और तीसरा प्रश्न वो तीन एप्लीकेशन है उनमें से एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में हमेशा आती है। पहली एप्लीकेशन है डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन है हार्ड स्फेयर पोटेंशियल वेल। तो एक पोटेंशियल वेल वाली एप्लीकेशन है और एक हार्ड स्फेयर वाली एप्लीकेशन है। ये भी पार्शियल वेव मेथड का ही एक पार्ट है। तो इन तीनों में से एक प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चौथा प्रश्न आता है वो अगले पोर्शन में से आता है, उस पोर्शन का नाम है बोन अप्रोक्सीमेशन। तो बोन अप्रोक्सीमेशन से भी एक प्रश्न हमेशा आता है। अब इस प्रश्न में दो तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो वो बोन अप्रोक्सीमेशन का डेरिवेशन पूछ लेगा और उस डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ नहीं आता, केवल बोन अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी कंडीशन आती है, या फिर आपको एक पोटेंशियल गिवन होता है और आपसे बोल देता है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालिए या फिर टोटल क्रॉस, मतलब न्यूमेरिकल आता है। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इस तरह का कोई प्रश्न आपके बन जाता है। तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल में से कोई ना कोई सा एक प्रश्न हमेशा आता है। तो ये चार प्रश्न बनते हैं आपके इस यूनिट से, और वो चारों एरिया से एक एक प्रश्न बनता है। मैंने आपको समझा दिया किस तरह का प्रश्न बनता है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिकल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो समझ लीजिए। लैंग्वेज आपने लिखी ली है, मैं उस लैंग्वेज को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऑप्टिकल थ्योरम तो मैंने आपको दिखाया था, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव in the direction of propagation, in the direction of propagation मतलब आपकी जो वेव है अगर मान लो इस डायरेक्शन में आ रही है, नॉर्मली स्कैटरिंग ये होती है कि वो अपनी स्ट्रेट लाइन पाथ से मुड़ जाती है किसी ना किसी एंगल के ऊपर, ठीक है, इसे स्कैटरिंग बोलते हैं। बट मैंने आपको लिखवाया था
कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब थीटा बराबर जीरो, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री पर देखा जाए, मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन में अगर स्कैटरिंग को देखा जाए, इज एन इमेजनरी क्वांटिटी, तो ये एक इमेजनरी क्वांटिटी होगी। ऑब्वियस सी बात इमेजनरी होगी, क्योंकि रियलिटी में स्कैटरिंग तभी होती है जब वो किसी ना किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होती है, और जिसमें आ रही है उसी में अगर वो जा रही है, तो भैया ये तो रियल स्कैटरिंग हुई नहीं, ये तो इमेजनरी हुई। इसलिए लिखवाया था कि इज एन इमेजनरी क्वांटिटी, ठीक है, और दिस थ्योरम मेजर्स द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एज अ इमेजनरी फॉर्म। तो ये थ्योरम इमेजनरी फॉर्म में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को दर्शाती है, क्योंकि इमेजनरी स्कैटरिंग ही होती है थीटा बराबर 0 के ऊपर, ठीक है। तो फिर मैंने आपको लिखवाया था कि ऑप्टिकल थ्योरम मेजर्स द फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। इसका मतलब फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर, तो इस तरह की स्कैटरिंग जो आगे की ओर होती है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग, दैट्स कॉल्ड द फॉरवर्ड स्कैटरिंग। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग को मेजरमेंट लेती है, मतलब ऑप्टिकल थ्योरम केवल और केवल थीटा बराबर 0 डिग्री के ऊपर ही काम करती है, मतलब इमेजनरी फॉर्म में ही वो एक्सप्लेन करती है। और एक और चीज़ तुम्हें समझाना चाहूँगा कि तुम्हारे लाइक और सॉरी व्यूज़ तो बहुत आते हैं, मतलब लगभग 200-250 बच्चे अपनी क्लास में पढ़ते हैं रेगुलरली, जो है देखा गया है कि वो वीडियोस देखते हैं। 50 बच्चे अगर 60 बच्चे भी देखते हैं, तो व्यूज़ के कंपैरिजन में लाइक्स क्यों नहीं आते हैं? लाइक्स होने चाहिए। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तुम्हें इतनी अच्छी प्रिपरेशन मिल रही है, तो तुम 1 सेकंड लगता है, तुम लोग आधे घंटे का वीडियो देखते हो, केवल 1 सेकंड लगता है उस आधे घंटे में लाइक के ऊपर क्लिक करने में, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, वरना ये कोचिंग जो होती है तुम्हारी 12-15 हज़ार की होती है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना इस चीज़ को, तो ये 12-15 हज़ार रुपये फीस होती है इस कोचिंग की। और अभी तो क्या है, कोविड चल रहा है, तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ाते हैं ऑनलाइन। अदरवाइज इतना अच्छा कोचिंग ना आपको ना ऑफलाइन अगर मिलता है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती है तुम्हारे कोचिंग में आने की, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह, फिर अलग वहाँ रहने का खर्चा, बहुत कुछ है। तो तुम लोग इतने बच्चे हो और ऑल ओवर इंडिया का सिलेबस में कवर कर रहा हूँ, तो तुम लोग को क्या है, अपने कलीग्स को, साथियों को भी ये शेयर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होंगे वो फालतू में इतनी फीस दे के पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं है इतना फीस दे के भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो उनकी स्टडी चलेगी ना, तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी में वो उन लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है। तो आप लोग शेयर भी करा करो अपने कलीग्स को, अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड हो। और गारंटीड है, इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और इतना फ्री भी कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए लाइक करो और लोगों को शेयर करो आराम से, उनको भी पता चलना चाहिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको भी आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और देखो, लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अभी देखो कल बोर्ड की क्लास हो गई, अब आज बोर्ड की एक्सप्लेनेशन क्लास है। अब बच्चा अगर वो कल वाली क्लास नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा उसको, इसलिए कल वाली क्लास फिर उसके बाद आज वाली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि हाँ, टाइम टू टाइम आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये चीज़ है। आगे देखो, तो मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी कि एफ थीटा फाई इज इक्वल टू क्या था, ये मैंने आपको कहा भी था कि फॉर्मूला याद करना है, ये मैंने आपको कल समझाया भी था, 12+1 के एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखवाया था साइन डेल्टा एल, और फिर मैंने कहा था पी एल कोस थीटा। तो मैंने कहा था फॉरवर्ड स्कैटरिंग अगर होती है तो थीटा बराबर 0 होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये स्टार्टिंग लेजेंड्रे कहलाता है, दिस द लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, और लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 होता है अगर आप 1 पे निकालेंगे। अब इसके बाद मैंने इमेजनरी पार्ट निकालने के लिए इसको दो फॉर्म में तोड़ लिया था यूलर प्रमेय से। यूलर प्रमेय ये बोलती है, यूलर थ्योरम ये बोलती है कि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपन ऐसे तोड़ देते हैं। फिर मैंने इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर पुट की थी। फिर एफ के अंदर दो पार्ट होते हैं, है ना। एक्चुअली में एफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं आता, और एक होता है इमेजनरी पार्ट जो आयोटा का मल्टीपल होता है। बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि वो आयोटा को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बट नहीं, आयोटा का मल्टीपल इमेजनरी पार्ट होता है, आयोटा इमेजनरी पार्ट में नहीं आता है, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपसे कल ये कहा था कि आयोटा का जो मल्टीपल है, तो अपन ने इसको तोड़ा था ना, तो फिर मैंने कहा था इमेजनरी पार्ट जो होता है एफ का, इमेजनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा का मल्टीपल है। तो इसके अगर दो पार्ट कर दे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
ठीक है। तो इसमें कोस वाला पार्ट तो रियल पार्ट है, बट जो आयोटा का मल्टीपल है दैट इज साइन वाला पार्ट वो इमेजनरी पार्ट है। तो फिर मैंने इसको तोड़ा था, फिर मैंने आपसे कहा था कि एल बराबर 0 से लेके 2l+1 अपॉन के, और ये हो जाएगा साइन थीटा और साइन डेल्टा एल, ये यही था ना तुम्हारा पार्ट, तो ये हो गया। तो कोस ये तो 1 हो गया, तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। तो ये अपन ने कल प्रूफ कर ही लिया था, तो ये क्या हो गया था इमेजनरी पार्ट था और ये 1 हो चुका था। ठीक है। अब ये थीटा जो है वो आपका डेल्टा एल है, तो मैंने कहा था कि भाई साइन थीटा बराबर कितना हो गया साइन डेल्टा एल, ये तुमने लिख ही लिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये साइन स्क्वायर हो गया था फिर कल, है ना, तो ये क्या हो गया था साइन स्क्वायर हो गया था। फिर ये कुछ चीज़ें आपको अपन जानते हैं कि सिग्मा टी, ये भी मैं तुमसे कहा था कि याद कर लेना। फिर सिग्मा टी बराबर 4π/k², तो 4π/k तो बाहर ले लो, समेशन ऑफ 2l+1/k इसको अपन ने ले लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या था साइन स्क्वायर डेल्टा एल, तो फिर मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू अपन ऊपर निकाल ली, तो 4π/k, और ये इमेजनरी फॉर्म ऑफ एफ थीटा बराबर 0, तो ये थीटा बराबर 0 पे, तो ये हमने कल निकाल लिया था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये ऑप्टिकल थ्योरम कहलाती है, ऑप्टिकल थ्योरम का ये जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एंड दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज सिंपली कॉल्ड द ऑप्टिकल थ्योरम। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो मैंने कंक्लूजन लिखवाया था कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी प्योरली रियल, ये भी आपको लिख लिया था आपने, प्योरली वो रियल है ही नहीं। सो इट हैज़ बोथ इमेजनरी एंड रियल पार्ट, वो आपको ऊपर दिख ही रहा है कि इसमें रियल पार्ट भी है कोस वाला और इमेजनरी पार्ट भी है साइन वाला। ठीक है ना। सो इट हैज़ बोथ इमेजनरी पार्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, किसमें पॉजिटिव में, क्योंकि आपने उसको वेव को पॉजिटिव में इंसिडेंट किया हुआ है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिखाई दी थी आप लोगों को कि कंक्लूजन में कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी प्योरली रियल एंड इट हैज़ बोथ इमेजनरी एंड रियल पार्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, है ना, ये अपन ने कल एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मैंने कल आपको मैथमेटिकल कुछ एक्सप्लेन करवाया था और प्रूफ भी करवाया था नीचे की ओर कि इमेजनरी पार्ट जो होता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, जो इमेजनरी पार्ट होता है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब आप अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे ना इंसिडेंट वेव की, तो इमेजनरी पार्ट अपने आप कम हो जाएगा, जितना वेवलेंथ बढ़ेगा उसका इमेजनरी पार्ट उतना ही कम हो जाएगा, रियल पार्ट बढ़ जाएगा। बस ये वाली बात है। और फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, व्हेन स्कैटरिंग अकर्स पार्ट ऑफ द रेडिएशन इनटू ऑल डायरेक्शन, तो जब भी आपकी स्कैटरिंग होती है तो उसका जो रेडिएशन है चारों दिशाओं में होता है, हर तरह के एंगल में होता है, must be removed from the incoming wave the energy flowing in the forward direction. Okay, so it modified the scattering in the forward, मतलब कि जब भी आप वेव को डालोगे तो उसकी स्कैटरिंग हर दिशा में होती है, आपका पार्टिकल हर दिशा में स्कैटर्ड होता है। इसलिए दिखाया था मैंने कि जो रेडिएशन है उसका वो हर एंगल पे होता है, बट इस वाले डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ पार्ट आता है, वो इमेजनरी पार्ट होता है, क्योंकि ये रियलिटी में सेम डायरेक्शन में स्कैटरिंग कभी नहीं होती, जब एंगल कुछ ना कुछ आएगा तो ही स्कैटरिंग मानी जाती है। तो ऑप्टिकल थ्योरम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही स्कैटरिंग को मेजर करती है, और ये मैंने आपको कल लिखवा दिया था, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेव मार्शल वेव एनालिसिस, और उस एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन होगी डिराक डेल्टा पोटेंशियल, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिराक डेल्टा पोटेंशियल। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना, उनको बोल देना कि सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।